दोस्तों पॉलिटी का ये लेक्चर 2 है। एक लेक्चर हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिर भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, कल हमने क्या देखा था कि पॉलिटी का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो आइए मैं एक बार उसका क्विक रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि पॉलिटी का उद्भव कैसे हुआ था। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी हमें फिलोसफी को समझना जरूरी और उसका हमें दर्शन की ज़रूरी है, ठीक है। तो कल हमने ये देखा था कि अगर किसी भी फिलोसफी को या किसी भी मतलब राजनीतिक दर्शन को यहाँ पे प्रूफ या एविडेंस मिल जाता है या फिर सबूत मिल जाते हैं तो वही चीज़ हमारी पॉलिटिकल साइंस बन जाती है। और हमने ये भी देखा था कि पॉलिटिकल साइंस से ही हमारा क्या निकल कर आता है, राज्य व्यवस्था निकल कर आती है, पॉलिटिकल निकल कर आती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक दर्शन का उद्भव होता है यूनान से। यूनान कहाँ पर है? यूनान है यूरोप के अंदर आता है और ये एथेंस की राजधानी है ग्रीक, ठीक है। ग्रीक को ही यूनान बोलते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? एथेंस। वहाँ से एक स्कॉलर निकल कर आते हैं, एक वैज्ञानिक निकल कर आते हैं जिसका नाम था यहाँ पे सुकरात। सुकरात के बारे में हमने बताया था कि इनके द्वारा कोई भी बुक नहीं लिखी गई है और इनका एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने दो बड़े महान कार्य किए थे। एक कौन सा? एक तो रिपब्लिकन नाम की बुक लिखी गई इनके द्वारा और एक द एकेडमी नाम की एक संस्था खोली गई। तो इसी संस्था से पढ़कर हमारे अरस्तु निकल कर आते हैं, हमारे एरिस्टोटल निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा एक यहाँ पे पुस्तक लिखी गई थी जो इसका नाम है पॉलिटिक्स। इसीलिए इनको पॉलिटिक्स का जनक भी बोला जाता है। और इन्हीं का एक शिष्य था अलेक्जेंडर, जो द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से प्रसिद्ध था। आप सभी जानते होंगे उसको। तो कल हमने यहाँ तक की कहानी देख लिया था। अब आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। यहाँ पे भारतीय, अगर हम यहाँ पे राज्य और व्यवस्था का मतलब समझ जाएंगे तो यहाँ पे भारतीय का मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था का ऑटोमेटिक हम मतलब कि समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य और व्यवस्था को हम अलग अलग देख लेते हैं। पहले राज्य की बात करेंगे, ठीक। राज्य की बात करेंगे जो कि स्टेट है, और यहाँ पे व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है, सिस्टम। देखिए, राज्य की परिभाषा देने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले भी राज्य की परिभाषा न दिया गया, पहले भी राज्य की परिभाषा दिए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा मतलब कि जैसे यूएन की कोई रिपोर्ट होती है ना, तो उसमें ये डिफाइन करना रहता है कि आखिर राज्य की परिभाषा क्या होती है, स्टेट की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, अब यहाँ पे राज्य की परिभाषा देने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक लोग इकट्ठे हुए, जो कि एक कन्वेंशन हुआ था, मॉन्टेविडो कन्वेंशन। 1933 में एक मॉन्टेविडो कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से अब जो है फैक्ट भी चालू हो जाएंगे, तो उसे आप जरूर याद रखना क्या हुआ था। यहाँ पे मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। मॉन्टेविडो कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये 1933 के अंदर हुआ था, ठीक है। जब यहाँ पे, और इस कन्वेंशन में बहुत बड़े बड़े लोग आए, जैसे इस कन्वेंशन में जो अमेरिका के राष्ट्रपति और ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग आए और उनके द्वारा यहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई। और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी राज्य के पास में, किसी भी स्टेट के पास में अगर ये 4 तत्व हैं तो उनको राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर कि वो 4 तत्व कौन कौन से हैं। 4 तत्वों के आधार पर दिया गया था, ठीक है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, 4 तत्वों के आधार पर दिए गए थे। वो कौन कौन से 4 तत्व हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले था भूभाग, सेकंड है जनसंख्या, थर्ड है यहाँ पर सरकार, गवर्नमेंट, चौथा नंबर है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब सोवर्डिटी। तो ये 4 तत्वों के आधार पर यहाँ पे जो है राज्य की परिभाषा दिए गए थे। तो जब ये 1933 का ये कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, तो राज्य की परिभाषा देने के लिए ये बोला गया कि किसी भी राज्य के पास में भूभाग है,
और किसी भी राज्य के पास में जनसंख्या है और किसी भी राज्य के पास में अगर सरकार है और संप्रभुता है तो वो क्या कहलाएगा, वो एक राज्य कहलाएगा, वो एक स्टेट कहलाएगा। ठीक है, स्टेट कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि राज्य की परिभाषा इन्हीं 4 तत्वों के आधार पर दिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि किन आधारों पर यहाँ पे जो है राज्य की परिभाषा दी गई है, तो कितने तत्वों के आधार पर दी गई है, तो यहाँ पे 4 तत्वों के आधार पर यहाँ पे जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो 1 मिनट में इसको मिटाता हूँ। अब देखते हैं कि क्या हमारे भारत में, अब इसको भारत में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, भारत में जैसे मैं एक नक्शा बना देता हूँ। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बहुत खतरनाक मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भारत में अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारे पास भूभाग है। तो जी हाँ, हमारे पास में भूभाग है और अच्छा खासा भूभाग है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना हमारे पास यहाँ पे जो है भूभाग है, बहुत बड़ी मात्रा में भूभाग है। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जनसंख्या। क्या हमारे राज्य में जनसंख्या है, क्या हमारे भारत राज्य में जनसंख्या है? तो जी हाँ, हमारे पास में भर भर के जनसंख्या है। कितनी है यहाँ पर, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार की अगर बात करें तो वहाँ पे 121 करोड़ अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि पूरे डाटा एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 121 करोड़ की जनसंख्या थी। अभी लेटेस्ट की बात करें 2021 भी मतलब 2021 की बात करें तो यहाँ पे जो है लगभग हमारे पास 136 करोड़ की यहाँ पे अभी जनसंख्या हमारे पास में लगभग। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना। ठीक है, कितनी है, 142 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पे है। और ये यूएन की रिपोर्ट में ये बोला गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में ये बोला गया है कि यहाँ पे चाइना को हम 2025 से 27 के बीच में पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो लगभग हम 142 करोड़ के पार हो जाएंगे। अच्छी बात नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार की। क्या हमारे पास सरकार है, क्या हमारे पास गवर्नमेंट है? तो जी हाँ, हमारे पास गवर्नमेंट भी भर भर के, कहीं भी देखो तो राजनीतिक व्यवस्था ही चलती रहती है। ठीक है, तो हमारे पास हाँ गवर्नमेंट है। किसकी है, किसकी गवर्नमेंट है? तो एनडीए की गवर्नमेंट है। ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यहाँ पे एनडीए का फुल फॉर्म होता है। तो हमारे पास सरकार भी है। अब ये बात हो गई कि हमारे पास भूभाग है, हमारे पास जनसंख्या, हमारे पास में सरकार है, हमारे पास में गवर्नमेंट है। अब लास्ट बात ये आती है कि क्या हमारे पास संप्रभुता है, क्या हमारे पास सोवरेनिटी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं संप्रभुता का मतलब बता देता हूँ कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता का यहाँ पे मतलब होता है कि मैं बता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। क्या होता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। क्या हमारे पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता है किसी भी राज्य और किसी भी स्टेट की बात करें। अभी जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हमारे भारत राज्य में 1947 से पहले संप्रभुता थी? क्या हमारे पास में निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी? चलिए बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी इसको बता देता हूँ। तो जी नहीं, हमारे पास में जो है 1947 से पहले यहाँ पे निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमारे पास में संप्रभुता नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम में हमारे पास संप्रभुता है, हमारे पास में सोवरेनिटी है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताने को कोशिश करता हूँ। अगर मैं संप्रभुता की एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहूँ तो इसका ये हो जाएगा कि हमारे किसी भी आंतरिक एवं बाहरी मामलों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे संप्रभुता बोलते हैं, उसी चीज़ को हम सोवरेनिटी बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी अयोध्या मामले में एक निर्णय आया। ठीक है, बहुत बड़ा निर्णय था, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक मतलब अच्छा निर्णय दिया। तो क्या हमने इस निर्णय को लेने से पहले अमेरिका से पूछा कि हम ये निर्णय लेने वाले हैं, क्या अनुमति है आपकी? क्या हम पाकिस्तान के पास गए? क्या हम चाइना के पास गए? क्या हम ब्रिटेन के पास गए? नहीं, हम किसी के पास नहीं गए। ये हमारे पास में स्वतंत्रता है कि हम यहाँ पे जो है स्वयं से निर्णय ले सकते हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो इस तरह से हमारे पास जो क्या है संप्रभुता भी है। तो ये चारों चीज़ हमारे पास हो गई। तो अब हमारा जो है राज्य यहाँ पे स्टेट कहलाने लायक हुआ और ये हमारा भारत राज्य बना। ठीक है,
तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ले लिए। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब बात करेंगे, हम व्यवस्था की बात करेंगे। अब बात करेंगे सिस्टम की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो व्यवस्था का मतलब यहाँ पर होता है नियम। ठीक है, नियम या फिर रूल्स। तो जैसे अब हमारे घर की बात कर लें या फिर किसी ऑफिस की बात कर लें कि ये फॉर्म भर दो, वो फॉर्म भर दो, बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे अगर अपने घर की बात करें, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमें घर से जब बाहर चप्पल उतारना चाहिए, हमें नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए, हमें ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स जो है हमारे घर में बने हुआ करते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है हमारे मौलिक नियमों के एक छोटे छोटे समूह को इकट्ठा करके क्या बना दिया गया, संविधान बना दिया गया। अब यहाँ से अब बात करेंगे कि आखिर संविधान ये बन कैसे गया। तो यहाँ पे जो है छोटे मौलिक जो भी छोटे छोटे नियम रहते हैं उनको सबको इकट्ठा करके एक पुस्तक में यहाँ पे लिख दिया गया है। तो उसी मतलब मौलिक नियमों के समूह को जो यहाँ पे संविधान कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है व्यवस्था या फिर रूल्स निकल कर आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर मौलिक नियम क्या होते हैं। ठीक है, मौलिक नियम क्या होते हैं, एक शब्द ये निकल कर आता है कि मौलिक नियम क्या होते हैं। अब जैसे फंडामेंटल रूल्स क्या होते थे, यहाँ पर देखते हैं कि सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, यहाँ पे कि मौलिक नियमों के समूह को ही संविधान कहा गया है। तो मौलिक नियम आखिर होते क्या हैं। अब जैसे मैं आर्टिकल 21 की बात करूँ, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 21 है। यहाँ पर इसमें लिखा है कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। तो इस नियम के अंतर्गत जो है हमने जो है छोटे छोटे नियम बांट के रखे। हम देखते हैं हमें प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से हमारे नियम आते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। तो क्या बात करते हैं, तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मतलब हवा की स्वतंत्रता। अगर हवा अच्छी मिलेगी तो हम अच्छे से जी पाएंगे। अब जैसे दिल्ली वालों का हाल देख रहे हैं अब कितना बुरा हाल है। ठीक है, तो हमें एक अच्छे एयर की आवश्यकता है, हमें अच्छे वाटर की आवश्यकता है। अब जैसे हम बात करें कि हमें जीने के लिए अच्छे खाने की आवश्यकता है, तो हमने फूड सिक्योरिटी लॉ बना दी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे छोटे छोटे नियम बनाकर उसके अंतर्गत भर दिए। तो इसी तरह के यह जो मौलिक नियम होते हैं उन्हीं को हम सेट ऑफ फंडामेंटल रूल बोलते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे नियमों से मिलकर हमारा क्या बना, संविधान बना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इस तरह से हमने ये देख लिया आज कि सिस्टम क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य और व्यवस्था का क्या अर्थ है। ठीक है, तो हमने ये सब देख लिया। कल से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उसे बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।